अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ पार्ट 2 के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं बेटे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि हमने लास्ट पार्ट में आपसे डिस्कस किया था कि हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे और हम उससे आगे E/m वैल्यू को देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट की, किस का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए थे जिनकी वजह से E/m वैल्यू हमें पता लगी। इन सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। So what we are going to discuss, it's discovery of neutron. Right, so discovery of neutron को हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 के अंदर। तो बेटे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले तो हम रदरफोर्ड की प्रेडिक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ बातें बताता चलूं। अच्छा, ये एयर्स आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर आप याद कर लेते तो अच्छी बात है, ठीक है बेटे। 1886 में डिस्कवरी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है बेटा। और समझे कि अप्रॉक्स 9-10 साल के बाद यानी 1895 में जो है वो सारी जो डिटेल है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पता लग जाती है। 1932 तक हम ये मान के चल रहे होते हैं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक एटम जो है उसमें वो सिर्फ कंपोज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। 1932 तक हमारे पास सिर्फ यही जस्टिफिकेशन थी कि एक एटम में कितनी चीजें, सिर्फ 2, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बस खत्म। लेकिन बेटे रदरफोर्ड साहब ने 1920 के अंदर एक प्रेडिक्शन की। रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर एक प्रेडिक्शन की थी और उन्होंने कहा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई तीसरा पार्टिकल होना चाहिए। और उसकी जस्टिफिकेशन उन्होंने क्या दी? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो मिलकर किसी भी एटम के मास को जस्टिफाई नहीं कर रहे, तो लिहाजा जो है कोई भी पार्टिकल, कोई और भी पार्टिकल जो है उसके अंदर होना चाहिए। ये 1920 के अंदर जो है रदरफोर्ड ने प्रेडिक्शन की, ठीक है। और 1932 यानी कि तकरीबन 1920 से लेके आप समझ लें 1932 तक हमारा ये बिलीफ था, यानी हमने तकरीबन 12 साल तक रदरफोर्ड की प्रेडिक्शन पे कोई गौर नहीं किया। 1932 में जेम्स चैडविक नामी एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और बेटे वो एक्सपेरिमेंट क्या था? बेसिकली उन्होंने जो है वो बेरिलियम एटम लिया, राइट? कौन सा एटम लिया? उन्होंने बेरिलियम एटम लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की जो है वो बम्बार्डमेंट करवा दी। अल्फा पार्टिकल्स किसे कहते हैं? हीलियम न्यूक्लाई। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हीलियम न्यूक्लाई होते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स। और किसके ऊपर करवाई? बेरिलियम के ऊपर, जेम्स चैडविक ने। ये अल्फा पार्टिकल कहां से मिले थे उनको? एक एलिमेंट होता है अल्फा सोर्स, प्लोनियम। सो ही ऑब्टेन अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द प्लोनियम। इन्होंने जो है वो प्लोनियम जो है उससे अल्फा पार्टिकल हासिल किए और बेरिलियम के ऊपर जो है वो बम्बार्डमेंट करवा दी। अब ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम में जाके मर्ज हो गए और इन्होंने कुछ ऐसी रेडिएशंस एमिट की कि जिनका मास तो इक्वल टू प्रोटॉन था, लेकिन उनके ऊपर चार्ज जो है वो कोई भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने स्क्रीन के पीछे जो है वो आयन डिटेक्टर लगा दिया था और इस आयन डिटेक्टर की रीडिंग से हमें पता लगा कि देयर इज नो चार्ज। तो बेटा
एक ऐसा पार्टिकल इन्होंने निकाला कि जिसका चार्ज 0 है लेकिन मास 1 है। अब उसके बाद जो चीज बच गई उसको जब गौर किया गया तो पता ये लगा कि भाई प्रॉपर्टीज को देखा गया, मास को तो देखो 4, अब बैलेंस कर रहा हूं, 4 + 2 6, तो यहां पे उन्होंने देखा थ्योरेटिकली देख लिया कि भाई जो चीज है वो 6 आनी चाहिए। 9 + 4 13 में से एक यहां चला गया तो क्या बचा 12। सो बेटे लेटर ऑन जो सब्सटेंस बना, नया सब्सटेंस बना बेटे, उसे नाम दिया गया जो है वो उसे उसका नाम था कार्बन। तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट बेरिलियम पे करवाने के बाद जो है न्यूट्रॉन्स जो है इमिट होते हैं। 1932 में जेम्स चैडविक ये करते हैं और 1935 के अंदर जेम्स चैडविक को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलता है फॉर डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। गॉट इट? अच्छा, अब ये तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात हो गई बेटे। अच्छा, अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ पे और लिख देता हूँ अभी, ताकि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन पे एक ही जगह पे हम डिटेल में बात कर लें। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन जो है इसे सिर्फ एमकेट वाले याद रखेंगे, ईकेट वाले इसको ना देखें, नोट भी ना करने में ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। एमकेट वाले देख लें बेटे। बेटे ये फ्री न्यूट्रॉन्स हैं। फ्री न्यूट्रॉन्स का जब डीके होता है तो दे कन्वर्ट इनटू द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ठीक है, ये हमारे पास 3 पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को तो जानते हैं आराम से कि मैंने न्यूट्रॉन स्प्लिट्स इनटू द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक थर्ड पार्टिकल भी होता है। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा बेटे ये कभी भी आयोनाइज नहीं कर सकते गैसेस को, दे कैन नॉट आयोनाइज द गैसेस। जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं ये आयोनाइज नहीं कर सकते, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, दे हैव अ हाई पेनिट्रेशन पावर। ठीक है बेटे, उसके बाद दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड, कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन। हाई स्पीड प्रोटॉन जो है कहाँ से, फ्रॉम पैराफिन, वाटर पेपर एंड सेलुलोज। तो एक एमसीक्यू बनता है कि जो है न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम डैश, ऑप्शन ए पैराफिन, ऑप्शन बी वाटर पेपर एंड ऑप्शन सी सेलुलोज एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। फास्ट न्यूट्रॉन वो होते हैं जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और स्लो न्यूट्रॉन जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। यानी अगर कोई न्यूट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वो स्लो न्यूट्रॉन होगा, और 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके आसपास की वैल्यू से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो फास्ट होगा। स्लो न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ पर एप्लीकेबल है, एमकेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटे। स्लो न्यूट्रॉन जो है आर मोर इफेक्टिव देन द फास्ट वंस। ठीक है, और ये हम जो है ना इसको जो फिजन रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बेटा पॉइंट नंबर 6 देखो, ये जो न्यूट्रॉन है जब हम इनको यूज करते हैं एज प्रोजेक्टाइल, व्हेन दे आर यूज्ड एज द प्रोजेक्टाइल दे कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। वो क्या केमिकल रिएक्शन अभी आपको बताता हूँ। प्रोजेक्टाइल मतलब किसी को ऐसे खींच के मार दिया हमने, ठीक है जैसे, तो एज अ प्रोजेक्टाइल जब हम इसको यूज करते हैं दे कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। अब ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं ये इजेक्ट करवा देते हैं अल्फा पार्टिकल्स को फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है बोरॉन में, बोरॉन प्रोड्यूस हो जाता है विद अल्फा पार्टिकल। अब देखो ये न्यूट्रॉन है, इसे हम एज प्रोजेक्टाइल यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ठीक है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बेटे ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, बोरॉन के अंदर। दिस इज योर बोरॉन। तो केमिकल चेंज आ रहा है बेटे, आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट जो है वो कन्वर्ट होता है किसी और एलिमेंट के अंदर। अच्छा अब सुनो बेटे, एक पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास। जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं हिट्स कॉपर एंड गिव द गैमा रेज। अच्छा अब देखो ये स्लो न्यूट्रॉन है, दिस वन इज स्लो न्यूट्रॉन। ये 2965 एटॉमिक नंबर और मास नंबर है कॉपर का, उस पर हिट कर रहा है। अब देखो 0 + 29 29 रहेगा, बट 1 + 65 66 हो जाएगा। और बेटे ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली आपको पता है रेडिएशंस है, और कौन सी है, गैमा। गैमा रेडिएशंस यहाँ से इमिट हो रही हैं। ठीक है, गैमा रेडिएशंस यहाँ से इमिट हो रही हैं। अच्छा अब ये जो कॉपर है ना 2966 ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है, इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो रेडियो एक्टिव इन नेचर की वजह से इट इमिट्स द बीटा पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल्स यूज है बेटा, और दे कन्वर्ट इनटू द जिंक। तो बेसिकली होता क्या है
कि कॉपर का जो प्रोटॉन है वो जो है ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कॉपर का न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन यहाँ से वो डिकम्पोज हो जाता है, और वो डिकम्पोज हो जाता है बेटे हमारे पास जो है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वी ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन, हमें बीटा पार्टिकल्स मिलते हैं, और जिंक हमें जो है वो मिल रहा होता है। बेटे ये इसके इंटेंसिव इफेक्ट की वजह से हम इस रिएक्शन को कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। दिस रिएक्शन इज़ यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट। रेडियो एक्टिव कॉपर को हम यूज़ कर रहे होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर। आई होप कि ये बात आपको बेटे समझ में आ गई होगी कि जो है दिस, अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले बेटा, तो अब इसको मिटाने जा रहे हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बेटा अब इसको रब करने जा रहे हैं, और अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे। अच्छा, जो पॉइंट अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटे आपसे, तो ये पॉइंट जो है ना, सिर्फ इसको एमकेट वाले बच्चे देखें, ईकेट वाले बच्चे ना देखें, ठीक है। ईकेट वाले ये ना बोले कि भाई जो है ना सर आप तो जो है ना एमकेट वालों को ही बताया बेटे, जहाँ देखो आपको ज़रूरत होगी वहाँ बताऊँगा। और अगर मिसाल के तौर पर जो है ना देखो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बता दूँ, ज़्यादा चीज़ें याद रखने को कहूँगा, तो वो तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। आप इतना बर्डनाइज करोगे, ठीक है, आपको कहीं और फोकस करना है, आपका फोकस ख़राब होगा। तो बेहतर क्या है बेटे, बेहतर ये है कि जितना ज़रूरत है उतना काम कर लो, और एमकेट वालों को भी जितना ज़रूरत है उतना काम करें, ठीक है। बेटे मेजरमेंट ऑफ ई बाय एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो ई कैट वाले बच्चे बस ये वैल्यू याद कर लें, -1.7558 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम, या -1.76 कर लें, ठीक है, -1.76 कर लें, तो आपके पास जो है ये भी ठीक है, -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ये भी कर सकते हैं बेटे, सही है ना। अच्छा बेटे जे थॉमसन ने 1897 में एक इंस्ट्रूमेंट जो है ना उन्होंने बनाया, वो इंस्ट्रूमेंट की शेप कुछ ऐसी थी। और पार्ट 1 में मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखा भी चुका हूँ। इस तरह का ये हमारा इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है जी। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो था बेटे वो आपके सामने हमने रखा था, इससे मिलता जुलता ये तकरीबन ऐसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट था जो हमने आपके सामने पार्ट 1 के अंदर रखा था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बेसिकली है क्या, मानो कि ये तुम्हारा यहाँ पर जो है तुम्हारा स्क्रीन है,
ठीक है, ये तुम्हारा स्क्रीन है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि अभी यहाँ पे कैथोड रेज यहाँ से चलेंगी, अच्छा अभी कैथोड रेज जो है, अभी इसको कोई फील्ड यहाँ पे हमने अप्लाई नहीं की, सो दे स्ट्राइक एट दिस पॉइंट, ये स्ट्राइक करती है इस पॉइंट के ऊपर ना, तो ये पॉइंट नंबर मेरा 1 है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की, ठीक है, जैसे बोर्ड की ये पेपर है तो नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ लगा दिया ऐसे, तो ये मैंने इधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ली है। राइट, जब मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई की तो इस मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट ये निकला कि बेटे इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से जो कैथोड रेज हैं वो डेविएट हो गई टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पे डेविएट हो गई। पॉइंट नंबर 2 पे डेविएट हो गई बिकॉज ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, वेल इन दैट केस well this is your positive plate and this one is your ये हमारी नेगेटिव प्लेट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये नेगेटिव प्लेट है। तो बेटे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं है तो उस वक्त फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद तो बेटे जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव की तरफ बैंड हो जाएंगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ बैंड हो जाएंगी, अपने पास से डेविएट हो गई, इसको पॉइंट 3 कह देते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, दोनों फील्ड्स को एक साथ अप्लाई करना है। यानी जे थॉमसन ने क्या किया, बेसिकली उसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साथ अप्लाई किया, और जब उसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साथ अप्लाई किया तो एक साथ अप्लाई करने के बाद वो इन तमाम को वापस पॉइंट 1 पर ले आया। यानी उसने बेसिकली क्या किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उनको इस तरह से एडजस्ट किया कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें, और एक दूसरे को कैंसिल करते हुए कैथोड रेज में कोई असर ना डालें, और कैथोड रेज वापस मुझे कहाँ मिल जाए, ऑन पॉइंट 1, मुझे इस लाइन पे मिल जाए। ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, मुझे इस रेड लाइन के ऊपर जो है वो कैथोड रेज वापस मिल जाए। लेकिन ये कैसे किया उसने, राइट, बाय एडजस्टिंग द मैग्नेटिक एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जो है उसने इस तरह से एडजस्ट किया कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। अगर आपको याद हो पार्ट 1 में मैंने इस पर एमसीक्यू भी आपको करवाया था। और बेटे उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हुए जो है जे थॉमसन ने जो है वो E/m वैल्यू कैलकुलेट की। तो आपको क्या याद रखना है, पहला पॉइंट, जे थॉमसन ने 1897 के अंदर एक्सपेरिमेंट जो है वो ये काम किया था, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था ये वाला, इसके E/m वैल्यू ये निकाली। और तीसरा उसने कैसे निकाली, बाय कंपेयरिंग, नोट कर लो इसको, बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, and the point of calculation is that he has to adjust the strength of field so that these field cancel each other's effect. यकीनन आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे चलेंगे बेटे। अच्छा बेटे, मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ 3 बातें आप याद रख लेंगे। मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की जो हेडिंग जो है इसमें आपने सिर्फ 3 बातें जो है वो याद रखनी है, ठीक है। 1909 में अमेरिकन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरी बात,
मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बहुत ज्यादा भी अगर बेटे आगे जाके उसने पूछा तो बस वो ये लाइन पूछ पाएगा एनटीएस में, से ज्यादा नहीं पूछेगा। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है, अच्छा उसने जो वैल्यू मेजर की थी दैट वाज 1.59 इन ट्रांसफर माइनस 19 कूलम। आजकल जो रिसेंट वैल्यू है वो 1.6022 है, हम 1.6 यूज करते हैं, इंटू 10 माइनस 19 कूलम है, तो बेटे बहुत नियर वैल्यू थी जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट हुई थी। तो देखिए एमसीक्यू क्या आ सकता है कि द मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय विच एक्सपेरिमेंट, तो बेटे वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अच्छा अब एक टेबल है प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से, तो आपने जो है इस टेबल को जरा गौर से देखना है, ठीक है बेटे। आपने चार्ज बताना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इनके रिलेटिव चार्ज बताने कि इनके रिलेटिव चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। और बेटे फिर आपने इनके मासेस लिखने किलोग्राम में, ग्राम में और एमयू में। ये टेबल है जो कि आपको खुद कंप्लीट करना होगा, ठीक है बेटे। हम यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड आगे की जो बातें हैं, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। बेटे आगे चलेंगे। चौथी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इसका ताल्लुक जो है, अब जो बात हम करने जा रहे हैं बेटे ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी हम रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और अल्फा बीटा गामा रेज की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेटा रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए, अब यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए पहला पॉइंट नोट कर लो मेरा बेटा कि रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए हमें जो है कंफर्मेशन हो गई प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई, एक एमसीक्यू हो गया, एक लाइन ना। अच्छा हमारा मानना ऐसा है कि सब्सटेंस जो होता है, कोई भी मैटर होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। जब हम उनको हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, या हम उनको एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन एमिट करवाने की दो वजह होते हैं। लेकिन बेटे हेनरी बैक्यूरेल वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व दैट a substance without heating, without subjected to an external field, and however it is wrapped in a thick black paper. After all these conditions, it emits radiations and produces effect on the photographic plate. यानी हेनरी बैक्यूरेल पहले आदमी थे जिन्होंने ये चीज़ नोट की कि भाई हमारे पास एक सब्सटेंस ऐसा है कि उस सब्सटेंस को ना तो हमने हीट किया है, ना हमने उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, बल्कि उल्टा उसको रैप कर दिया एक ब्लैक थिक पेपर के अंदर, उसके बावजूद उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं और फोटोग्राफिक असरअंदाज हो रही हैं। अब इस चीज़ को जो है उन्होंने कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया हेनरी बैक्यूरेल ने, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, उस सब्सटेंस को ठंडा करने पर, उसको जो है वो शीट में कन्वर्ट करने पर, सब काम करके देखा, तब भी उसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही थी। बेटा हेनरी बैक्यूरेल ने जब ऑब्जर्व किया तो वो इलेक्ट्रॉन्स थे जो वहाँ से एमिट हो रहे थे। हेनरी बैक्यूरेल यहीं तक डिस्कवरी कर पाए। उसके बाद मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी जो है, क्यूरी फैमिली के दो जो है बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने उस पिच ब्लेंड में से जिस पर हेनरी बैक्यूरेल काम कर रहे थे उसमें से रेडियम को अलग किया, जिस पर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला।
तो रेडियम को जो है इन्होंने अलग कर दिया था, ठीक है, उस पिच ब्लेंड में से। अच्छा, तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन की बातें हो गई। अब रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? बेसिकली एक सब्सटेंस रखा हुआ है, उस सब्सटेंस में से इनविजिबल रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाएं, उसमें से ना नजर आने वाली शुआएं निकलना शुरू हो जाएं। द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम अ सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर, एट एनी कंडीशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी एंड द सब्सटेंस इज नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं बेटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। एज अ रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं ये बाद में देखेंगे। पहले यहां देखिए, the phenomenon in which certain elements emit invisible radiation, ये spontaneous phenomenon है, ये spontaneous phenomenon है, ठीक है, okay, certain radiations emit is called radioactivity and the element are known as radioactive elements। बेटे हमारे पास एक एलिमेंट होता है लेड, ठीक है, जिसको हम प्लम्बम उसका जो है लैटिन नेम है, इसे Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स एटॉमिक नंबर इज 82, इट्स Z दैट इज एटॉमिक नंबर इज 82, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 है। तो ये जो लेड होता है हमारे पास बेटे, ये लेड बेसिकली क्या करता है, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं आफ्टर लेड, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ लिख दिया, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आफ्टर लेड आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी का ताल्लुक जो है वो एटॉमिक नंबर से नहीं है, ठीक है, इसका ताल्लुक किससे है, ठीक है बेटे, वही आपको जो है हम समझाएंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। बेटे रेडिएशंस के नतीजे में आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अल्फा बीटा और गैमा थोड़ा थोड़ा सब रिलीज कर रहे होते हैं, कुछ अल्फा और बीटा, कुछ गैमा। ज़्यादातर हम ऐसे को चूज कर रहे होते हैं जिनमें से सिर्फ अल्फा एमिशन हो या बीटा एमिशन हो या गैमा एमिशन हो। बेटे रेडियो एक्टिविटी के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए यूरेनियम है, ये कन्वर्ट हो रहा है थोरियम के अंदर आफ्टर रिलीजिंग द अल्फा पार्टिकल्स, तो थोरियम इज मोर स्टेबल देन द यूरेनियम, ठीक है। और ये जो ये कन्वर्जन कब तक चलती रहेगी, ये कन्वर्जन लेड तक चलती रहेगी, यानी जब तक लेड की फॉर्मेशन नहीं हो जाती बेटे उस वक्त तक जो है हमारे पास जो कन्वर्जन है, ठीक है, वो रुकेगी नहीं और एलिमेंट एक से दूसरे में कन्वर्ट होगा। लेड पे आके ये स्टेबल हो जाते हैं, लेड पे आके ये रुक जाते हैं। तो बेटे यहाँ तक जो है हम इस पार्ट को एंड कर रहे हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और आगे की जो बातें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रब कर दूंगा। ओके, एक सवाल, अच्छा एक सवाल रह गया भाई, अल्लाह हाफिज़, सॉरी, अच्छा वो याद आ गया, एक सवाल, बहुत ही अहम सवाल है एमकेट वालों के लिए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? तो बेटे इसका जवाब जो है आप लोग मुझे ढूंढ कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूंगा।